नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस और ITBI म्यूचुअल फंड की इस खास पेशकश में जिसका नाम है म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे बारीकियां म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई और साथ ही आपकी सभी उलझनें दूर करेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश किस प्रकार से किया जाता है। और आज हमारी खास पेशकश में हम फोकस करने वाले हैं एसेट एलोकेशन पे। तो यहाँ पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं ITBI म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO राज किशोर सिंह साहब। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सिंह साहब, हम म्यूचुअल फंड में निवेश की बात बहुत समय से करते आए हैं। कई लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसकी बहुत सारी ABCD फंडामेंटल्स नहीं समझते हैं। इसमें एक टर्म बार बार आता है, एसेट एलोकेशन। ज़रा सरल भाषा में समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि एसेट एलोकेशन होता क्या है। पहले तो नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें स्टूडियो में बुलाने के लिए। एसेट एलोकेशन का मतलब है, जैसे हर आदमी का एक पोर्टफोलियो होता है, एक निश्चित राशि होती है जो वो निवेश करना चाहता है। अब उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। उस पोर्टफोलियो को मल्टीपल एसेट क्लासेस में, जैसे कि इक्विटी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, कैश है, इसमें कैसे हम प्लान करके और एक ख़ास रेशियो में रखें, ये इसका मतलब होता है एसेट एलोकेशन। और जो अभी मार्केट की कंडीशन है, जैसे इक्विटी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, वैल्यूएशंस काफ़ी रीच हैं, सोने की कीमतें भी भाग गई हैं। तो ये टाइम है, ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट लुकिंग टू द मार्केट कंडीशन, कि आप एसेट एलोकेशन बहुत राइट तरीके से करें। आपको मैं एक और एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूँगा। अगर आप 2015 से 2020 तक का समय लें और हर साल 5 अलग अलग एसेट क्लासेस लें, जैसे इंडियन इक्विटी है, US इक्विटी है, डेट है, गोल्ड है और कैश है। ये 5 इक्विटी क्लासेस को 2015, 16, 17, 18, 19, 20 5 साल के लिए प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि हर साल अलग अलग एसेट क्लास ने एक दूसरे को आउट परफॉर्म किया। मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल इक्विटी ने सबसे बेहतर रिटर्न दिया या डेट ने हर साल सबसे कम रिटर्न दिया। 2020 में गोल्ड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया। इवन कैश ने भी 2019 में सबसे अच्छा रिटर्न दिया। तो हर एसेट क्लास अलग अलग टाइम में आउट परफॉर्म करता है। तो अगर हम एक राइट मिक्स बनाएं सबका और अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करें, तो ये इसका मतलब होता है एसेट एलोकेशन। मतलब जितने भी निवेश के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका विभाजन करना, बेसिकली उसी को एसेट एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकंड क्वेश्चन। हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं और ये टर्म्स का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अक्सर हम बाजार में या कोई फंड मैनेजर होता है, कोई एक्सपर्ट होता है, वो इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता ही नहीं रहता है कि इसका मतलब क्या है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या मतलब है, क्या मायने हैं? एक तो जैसे मैंने कहा डाइवर्सिफिकेशन, पहले तो एक बहुत पुरानी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। सो जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो एक्चुअली आप अपना रिस्क को कम कर रहे हैं। आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं अपने पूरे पोर्टफोलियो को। तो ये डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं और उनमें रिस्क और रिटर्न का अलग अलग तरीके से, बल्कि रिस्क और वी से दैट रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। बिल्कुल। तो जैसे कि इक्विटी एक रिस्की एसेट क्लास है, बट उसका जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर एक आम इन्वेस्टर को देखें, इंडियन इन्वेस्टर, बहुत मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, तो वो 4 तरह के उसके पास एसेट क्लासेस हैं। जैसे कि इक्विटी हुआ, गोल्ड हुआ, रियल एस्टेट भी है और फिक्स्ड इनकम या डेट जिसको बोलते हैं। इसमें से 2 जो प्रोडक्ट हैं, इक्विटी और रियल एस्टेट, ये आपके लिए वेल्थ क्रिएटर होते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं। और गोल्ड और फिक्स्ड इनकम उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रोटेक्शन दोनों ही ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन से आप इंश्योर करते हैं कि आप एक बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब आप वेल्थ क्रिएट भी करें और उसको प्रोटेक्ट भी करें। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम देखेंगे वो है कोरिलेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसे एसेट क्लासेस में ना निवेश करें डाइवर्सिफाई करने के लिए जो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हों। आप इसका एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है
या निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और आप डाइवर्सिफाई करने के लिए एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ले लेते हैं, अच्छा, तो इन दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, अच्छा, क्योंकि 35 से 40% निफ्टी 50 का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक राइट काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। आपने दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, लेकिन ये राइट काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। तो इक्विटी का सही डाइवर्सिफिकेशन आप गोल्ड से कर सकते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। एग्जैक्टली। तो जैसे हम गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड ऐसी स्थिति में चढ़ता है जब कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल सिस्टम की हालत खस्ता होती है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। और दूसरा, अगर आप गोल्ड में, एक और मैं सलाह दूंगा, गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेहतर होगा, हालांकि आप लोग आभूषण वगैरह खरीदते रहते हैं तो वो तो एक ज़रूरियात है, बट अगर निवेश की दृष्टि से देखें तो गोल्ड को या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें या जो सॉवरेन गोल्ड फंड है उनके थ्रू इन्वेस्ट करें। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का जो गोल्ड है, हाँ, अपने यूजेज का गोल्ड, मतलब खपत का नहीं, खपत का नहीं, हाँ, हाँ। तो इन्वेस्टमेंट का जो गोल्ड है वो, क्योंकि खपत के गोल्ड में कई तरह के रिस्क हैं और उनमें जो रिटर्न है वो वापसी में उतना नहीं आता है, तो वो आप आइदर सॉवरेन गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड के जरिए गोल्ड में इन्वेस्ट करें। नॉट दिस ब्रिंग्स मी टू थर्ड क्वेश्चन। आपने कहा कि हमें बैलेंस करना ज़रूरी है, हमें अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित भी रखना है। सुरक्षा तो है, लेकिन जब हम पैसा लगाते हैं तो हमें लगता है कि हमें भाई अच्छा रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो क्या एसेट एलोकेशन इस ज़रूरत को पूरा करता है, सुरक्षित करता है, लेकिन क्या गुड रिटर्न इंश्योर करता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एसेट एलोकेशन से, जैसे पहले भी मैंने कहा कि रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। हाँ। तो एसेट एलोकेशन इंश्योर करता है कि आप एक बेहतर रिटर्न पाएं और साथ साथ आपका पैसा सुरक्षित रहे, मॉडरेटली, आई एम सेइंग मॉडरेटली। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं और अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट उद्देश्य पूरी तरह से पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपका रिटर्न, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करें तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये रिस्की एसेट क्लास भी है, वोलेटाइल है। अगर दूसरी तरफ आपके लड़के की कॉलेज की फीस 3 साल के बाद आने वाली है, या आप फॉरेन टूर प्लान कर रही हैं और वो पैसा अगर आपने इक्विटी में डाल दिया और आपको जल्दी ज़रूरत पड़ी, तो अगर मार्केट उस समय गिरा हुआ है या वोलेटाइल है तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो इसलिए एसेट एलोकेशन इंश्योर करता है कि आप बहुत बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पाएँ। अच्छा। मतलब अच्छा रिटर्न भी मिले और साथ साथ वोलेटिलिटी भी मॉडरेट हो। ओके, तो ये बताइए कि फिर सही तरीका क्या है, क्योंकि ये तो आपने छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया कि मेरी कुछ शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या मैं लंबी अवधि के लिहाज से अपने रिटायरमेंट का प्लान करूं, अपने बच्चे को फर्दर स्टडीज़ के लिए प्लान करूं, या फिर मेरा कोई बर्थडे प्लान हो, एनिवर्सरी प्लान हो, गिफ्टिंग का प्लान हो। तो सही एलोकेशन कैसे किया जाए, चुनाव कैसे हो? बिल्कुल, देखिए, ये जो क्लासिक प्रॉब्लम रही है एसेट एलोकेशन की, वो है कि आप इक्विटी में निवेश करें या ना करें, और करें तो कितना प्रतिशत आपके पोर्टफोलियो का हो। बिल्कुल। तो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक फार्मूला जो चलता है वो है कि आप 100 में से अपने एज को घटाएं और जो प्रतिशत आता है उतना इक्विटी में इन्वेस्ट करें। जैसे अगर आपकी उम्र लेट्स से 30 है, 100 में से 30 निकालते हैं, 70 बचता है, तो 70 आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। लेकिन ये बहुत ही जनरलाइज और सिंपलिस्टिक है। एक्चुअली हमें ध्यान देना चाहिए अपने रिस्क प्रोफाइल पे कि मैं पैसा किस लिए जनरेट करना चाहता हूँ, गोल पे, अपने रिस्क प्रोफाइल पे, या आपकी आमदनी पे, आपकी आमदनी की सर्टेनिटी कितनी है। कोई सैलरीड है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई बिजनेसमैन है, तो सर्टेनिटी आमदनी की अलग अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को देख के आपका रिस्क प्रोफाइल जो बोलता है उस हिसाब से आप इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। मैं ये भी सलाह दूंगा, अगर आप ये खुद कर सकते हैं, खुद इतनी पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं तो करें, या अगर आपके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है तो बेहतर होगा कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें और अपने रिस्क प्रोफाइल को निर्धारित करें कि मुझे क्या चाहिए, मैं मॉडरेट रिस्क टेकर हूँ या एग्रेसिव हूँ या ग्रोथ, या बहुत ही मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। मैं जैसे रिटायर आदमी हूँ तो मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। तो और उस हिसाब से फिर अपना एलोकेशन, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपका फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा निवेश रहेगा, अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं
तो आपका पूरा का पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट हो सकता है। बट एक मॉडरेट इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, एक मॉडरेट इन्वेस्टर की, तो मॉडरेट इन्वेस्टर का 50% हिस्सा जो होना चाहिए, एक मॉडरेट इन्वेस्टर का 50 से 60% हिस्सा इक्विटी में होना चाहिए और 30 से 40% डेट, गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट क्लासेस में होना चाहिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट न होकर एक आम आदमी के लिए एक ज़रूरत की चीज़ है, तो बेहतर होगा अगर आपने जो घर अपने यूजेज के लिए रखा है उतने तक इसको रेस्ट्रिक्ट करें, अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं। अच्छा सिंह साहब, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इसमें चाहूँगी कि आप समझाएं। आपने कंजर्वेटिव रिस्क टेकिंग निवेशकों की बात की। हमारी प्रोफाइल अलग अलग होते भी हैं। अब जैसे कि कोई फ्रेश वर्कफोर्स में आया है, बिल्कुल, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे परिवार की जिम्मेदारी है, उसमें सिंगल अर्नर्स भी हो सकते हैं। अर्बन इलाकों में हम देखते हैं कि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग होते हैं। फिर प्लस होते हैं वो सीनियर सिटीजन या फिर जो पेंशनर्स होते हैं। तो अगर इन 3 प्रमुखतः कैटेगरीज को देखा जाए तो आपकी 1 या 2 गोल्डन एडवाइस क्या होगी? जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा सीनियर सिटीजन्स का। नॉर्मली हमने एग्जांपल दिया कि ज़्यादा जो इनकी एज हो जाती है उनका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डेट में होना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल कम होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, सीनियर सिटीजन ऐसा देखा गया है नॉर्मली कि अपना जो उनकी बचत है या जो कि कोई पेंशनर है, जो उनकी बचत है उससे जो उनकी इनकम है, उसका पूरा का पूरा हिस्सा वो अपने पे खर्च नहीं करते। जैसे आप एक रिटायर्ड आदमी हैं, लेट्स से आपको एक्स अमाउंट मिला है, तो आप एक्स अपनी निजी ज़िंदगी में जब तक आप रहेंगे, अब तो काफ़ी लोग 80-85 तक का रहते हैं और भी तो कुछ हिस्सा आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। अधिकतर उनकी जो ज़रूरतें होती है वो दवाइयों में होती है, हेल्थ में के लिए जाती हैं। तो वो हिस्सा आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करना चाहते हैं, वो हिस्सा ज़रूर इक्विटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसके लिए लंबा समय है और आपका उद्देश्य वेल्थ क्रिएशन है। जबकि वो हिस्सा जिसको आप यूज करना चाहते हैं, जैसे मंथली आपको कोई अमाउंट चाहिए, एक्स अमाउंट आपको मंथली चाहिए उस रिटर्न से, या मेडिकल चाहिए, मेडिकल के लिए मैं सलाह दूंगा कि मेडिकल इंश्योरेंस लें, और या फिर और जो दूसरी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतों वाला हिस्सा ज़रूर फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, जिससे आपको एक निश्चित आय मिले। दूसरी जो फ्रेश आ रहे हैं वर्कफोर्स में, उनका बहुत लंबा समय है, मतलब उनके लिए समझिए 40 साल या 45 साल, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अपना मुख्य भाग जो है, अगर शॉर्ट टर्म कुछ गोल्स हों उनको छोड़कर पूरा का पूरा हिस्सा मैं कहूँगा अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। ओके, चलिए, तो हम समझ रहे हैं हमारी इस खास पेशकश में कि म्यूचुअल फंड आखिर क्यों है ज़रूरी। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है यहाँ पर राजकिशोर जी के साथ, लेकिन ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। जी बिजनेस और IDBI म्यूचुअल फंड की खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ये समझ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है आपके लिए, और मेरे साथ इस वक्त IDBI के MD और CEO राजकिशोर सिंह साहब बने हुए हैं। राजकिशोर जी, अभी तक हमने ये समझा कि एसेट एलोकेशन क्या होता है, क्या सही तरीका होता है, किसके लिए किस प्रकार से अपने एसेट को एलोकेट करना ज़रूरी है। अब मुझे बताइए कि हम प्रमुखतः देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में 2 एंटिटीज़ होती हैं, एक इक्विटी और डेट। वैसे तो इसके बहुत सारे बाइफर्केशंस हैं, लेकिन अगर हम एक बेसिक लेवल पर समझे तो इक्विटी एंड डेट। तो क्योंकि आपने पिछला एग्जाम्पल यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स का दिया था, तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि अगर हमें एसेट एलोकेशन डेट में करनी हो तो वो किस प्रकार से की जाए? बिल्कुल, देखिए, एसेट एलोकेशन डेट में भी 2 तरह का हो सकता है। पहले तो आप डिसाइड करें कि कितना प्रतिशत आप डेट में डालेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप कितना प्रतिशत डेट में एलोकेट करना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल को देखते हुए। अपने प्रोफाइल को देखते हुए मान लीजिए कि आपने 40% डिसाइड किया कि आप डेट में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि मैंने एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए सलाह दी थी। तो अब इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे आपका पूरा EPF फिक्स्ड इनकम है या डेट है, PPF जो आप करते हैं वो भी फिक्स इनकम या डेट है, स्मॉल सेविंग्स
जो और दूसरे जैसे NSC वगैरह होता है और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए कई MIP वगैरह हैं, वो सब फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट्स हैं डेट के, वो भी आप उससे भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने डेट एलोकेशन पोर्शन को, जो 40% है। म्यूचुअल फंड में डेट में भी कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। अच्छा। उसमें एक्चुअली जो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी प्रोफाइल है उनके ऊपर उनका रिटर्न और रिस्क डिपेंड करता है। तो मेरी सलाह रहती है कि जो एक तो आप EPF, PPF और दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो इन्वेस्ट करते हैं वो है। जो इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहते हैं फिक्स्ड इनकम में, उसका एक खास हिस्सा मे बी 40-50% शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड फंड में हो। अच्छा। दूसरा हिस्सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में हो, या फिर आप पूरा का पूरा हिस्सा डायनेमिक बॉन्ड फंड में रख सकते हैं। डायनेमिक बॉन्ड फंड में क्या होता है कि जो आपका फंड मैनेजर है वो इंटरेस्ट एक्चुअली, अगर आप फिक्स्ड इनकम को देखें तो उसकी चाल या उसकी बढ़त या घटत इंटरेस्ट रेट के ऊपर होती है। हाँ, करेक्ट। तो जो फंड मैनेजर है वो उसको इंटरेस्ट रेट की ज़्यादा समझ है, तो वो आपके डेट साइड के पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करेगा बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी प्रोफाइल। तो या तो आप खुद, अगर आपको समझ है तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में, और कुछ हिस्सा, या फिर बिल्कुल आप ये नहीं करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड, तो आप खुद डायनेमिक बॉन्ड फंड में रखें, जहां आपका फंड मैनेजर ध्यान रखेगा कि शॉर्ट टर्म में कब रखना है और लॉन्ग टर्म में कब रखना लेकिन है। इसमें जो भी आप विकल्प चुने वो ड्यूरेशन के हिसाब से, वो ड्यूरेशन के हिसाब से होते हैं। अच्छा। इंटरेस्ट रेट की चाल, अगर कोई जैसे कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में जो नुकसान है वो ज़्यादा होगा शॉर्ट टर्म। अच्छा। लेकिन इसी तरह से दूसरी साइड से अगर आपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड खरीदा है और इंटरेस्ट रेट घट जाता है, तो उस पर आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं कि फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में नुकसान नहीं हो सकता है, ये एक मिथ्या है। अच्छा। वहाँ भी आपका नुकसान हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो उसकी चाल के साथ वो आपने अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो, या आपके रिवर्स जाता है तो। अच्छा। तो बट PPF, EPF ये सब बहुत ही टैक्स फ्रेंडली, और इसमें आपका डायरेक्ट एक्सपोजर सोवरेन गवर्नमेंट के ऊपर होता है, तो वो अच्छे प्रोडक्ट हैं। अच्छा। म्यूचुअल फंड बहुत ही टैक्स फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं एज फार एज डेट इज कंसर्न। तो मुझे लगता है बहुत ही विकल्प हैं डेट में भी, जिससे आप अपने डेट पोर्शन को जो आपने एलोकेट किया है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में एलोकेट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई डेट में एसेट एलोकेशन की। इक्विटी में क्या? इक्विटी में एसेट एलोकेशन किस प्रकार से किया जाए, किन बातों का ध्यान दिया जाए? इक्विटी में एसेट एलोकेशन में फिर बोलूँगा, सबसे पहले तो आप डिसाइड करें कि इक्विटी में कितना पोर्शन अपने पूरे पोर्टफोलियो का देना चाहते हैं। वंस दैट पोर्टफोलियो इज डिसाइड, तो इसमें कई तरह के डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं। एक डाइवर्सिफिकेशन होता है मार्केट कैप का, जो आप रोज़ देखते हैं कि लार्ज कैप, आपको लार्ज कैप कभी की चाल जो है मिड कैप से अलग होती है या स्मॉल कैप से अलग होती है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन है कि आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरह, या फ्लैक्सी कैप, एक दूसरी कैटेगरी है फ्लैक्सी कैप, जो एक हिस्सा लार्ज कैप में और एक हिस्सा मिड कैप में खुद ही रखते हैं। ऐसे अच्छा, फंड्स मतलब में वो एक मिक्स होता है। ये एक मिक्स होता है, खुद वो डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, और भी कई कैटेगरीज हैं, बट मुख्यतः ये 4 कैटेगरीज अवेलेबल हैं। दूसरा, आप सेक्टर का एलोकेशन कर सकते हैं, जैसे कि IT सेक्टर के फंड हो गए, फार्मा सेक्टर के फंड हो गए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड हो गए। तो सेक्टर के ऊपर एक डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। एक डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है कि आप थोड़ा पैसा डायरेक्ट इक्विटी में, अगर आपको इक्विटी मार्केट की समझ है तो थोड़ा डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा हिस्सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। तो ये इक्विटी में बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल हैं, बट मुख्यतः आपको डिसाइड करना है बिटवीन डायरेक्ट इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड। मेरी सलाह होगी कि जो मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, जो अगर मार्केट के बारे में रिसर्च नहीं करते, या उनको उतनी ज़्यादा समझ नहीं है, या उनका जो समय नहीं दे सकते, तो वो
म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो सब इन चीज़ों का ध्यान रखता है और वो आपके लिए सही कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। अगर हम इक्विटी में एक मॉडल पोर्टफोलियो की बात करें, मॉडल पोर्टफोलियो की मेरी सुझाव रहेगी कि आप जो आपने परसेंटेज इक्विटी के लिए डिसाइड किया है उसका 50 से 60% लार्ज कैप फंड में रखें, लार्ज कैप फंड या निफ्टी इंडेक्स फंड दोनों में मिला के 50% हिस्सा रखें, 50 से 60%। दूसरा जो अनदर 20-25% है वो आप स्मॉल कैप और मिड कैप में रखें, और जो शेष 10 या 15% बचता है वो आप 2 या 3 सेक्टरल फंड जैसे IT एंड फार्मा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, 2 या 3 सेक्टरल फंड्स में रख सकते हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होगा। लार्ज कैप में आप मॉडरेट इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए रखना चाहिए क्योंकि लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं वो बहुत ही मैच्योर कंपनियां हैं, अपने अपने क्षेत्रों में मार्केट लीडर हैं। बिल्कुल। तो उनमें जो वोलेटिलिटी है वो कम रहती है। जबकि स्मॉल और मिड कैप कंपनियां ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा होती हैं और लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ ज़्यादा होगा। तो हम ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो रिस्क और स्टेबिलिटी दोनों को बैलेंस करके चलना है। चलिए देखिए, ये तो बात सिंह साहब हो गई कि लोग जो आज आपको सुन के ये निवेश करने की सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड की शुरुआत की सोच रहे हैं वो, लेकिन जो लोग काफ़ी समय से इसमें पैसा लगाते हुए आए हैं, एक बार पैसा लगा दिया फिर छोड़ दें, या फिर इसको रिविजिट करने की या कोई रीबैलेंसिंग रीजिक करने की आवश्यकता है अपने पोर्टफोलियो को? बहुत सही सवाल पूछा नेहा जी आपने। रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत हमेशा ही होती है। पहले तो आप अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहें कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बिहेव कर रहा है। रीबैलेंसिंग का क्या मतलब है? जैसे आपने डिसाइड किया पहले कि स्ट्रेटजिकली कि मैं 60% हिस्सा इक्विटी में रखूंगा और 40% डेट में रखूंगा, लेकिन ये स्टैटिक तो नहीं है, दोनों का रिटर्न अलग अलग हो रहा है। जैसे इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो वो आपके पोर्टफोलियो का 70% हो जाएगा, डेट जो है वो 30% हो जाएगा। तो आप कोई एक समय निर्धारित कर लें कि हर 6 महीने पे या 1 साल पे कैलेंडर के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे और उसको फिर से रीबैलेंस करेंगे। तो ये भी बता दीजिए कि फिर रीबैलेंसिंग का या उसमें फिर रीडाइवर्सिफिकेशन का क्या तरीका होगा? उसमें जैसे मान लीजिए आपका इक्विटी पोर्टफोलियो आपने पहले डिसाइड किया था 60% और वो अब 70% हो गया है, तो रीबैलेंसिंग के लिए आपको उसको कम करने की ज़रूरत है। अच्छा। तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। या तो आप इक्विटी पोर्टफोलियो को डायरेक्ट सेल कर दें और डेट पोर्टफोलियो में चले जाएं 10%, या दूसरा तरीका हो सकता है कि आपका जो नया एलोकेशन है, अगर आपके पास नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आता है तो वो आप डेट में करें तो अपने आप वो बढ़ जाएगा। एक तीसरा तरीका जो आजकल बहुत ही लोग SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल, तो वहाँ पे आपने अगर पहले इक्विटी में ज़्यादा करते थे और डेट में कम करते थे तो वो रीएलोकेट कर सकते हैं। अच्छा। कि थोड़े टाइम के लिए डेट में ज़्यादा चला जाए, टिल सच टाइम इट रीचेज 40% ऑफ योर पोर्टफोलियो। So that is how you can rebalance your portfolio, and rebalancing is very very important and very necessary. Okay. एक एडवाइस और मैं दूंगा कि बहुत जल्दी ना करें। अच्छा। रोज अपने पोर्टफोलियो को ना देखें 15 दिन या 30 दिन पे, उसको टाइम दें, या 6 महीने या 1 साल पे मॉनिटर तो रोज करें, लेकिन रीबैलेंसिंग 6 महीने टाइम दें, साल पर टाइम 6 महीने या साल भर के टाइम फ्रेम में। मिस्टर किशोर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपने जो म्यूचुअल फंड में निवेश और ख़ासतौर से एसेट एलोकेशन की जो बारीकियां समझाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो जी बिज़नेस के दर्शक हैं उन्हें इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा और उससे वो एक बेहतर और सुरक्षित निवेश की तरफ अपना कदम बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए जी बिज़नेस। नमस्कार। म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले स्कीम से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। एन इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय IDBI एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड।